हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो देखिए, आज आपका फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट होने जा रहा है। आज का सेशन फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट सेशन होगा, लेक्चर 1 है। इसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से आपका फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है, आपको सबसे पहले इसका मतलब समझना है कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, यहाँ पर हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड, मैकेनिक्स वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? तो मैकेनिक्स का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बॉडी आपका रेस्ट में हो या मोशन में हो, तब उस टाइम हम लोग बॉडी को कंसिडर करते हैं एंड उसके मोशन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये आप मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी एंड व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, तो बट यहाँ पर देखिए, फ्लूइड वर्ड यहाँ पर कनेक्ट किया गया है इसके साथ, फ्लूइड मैकेनिक्स। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा साइंस है जिस साइंस में हम लोग फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे फ्लूइड आपका रेस्ट में हो या मोशन में हो। ओके, फ्लूइड आपका रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, और उस टाइम जब आप उसको स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, then that science is called fluid mechanics। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, fluid mechanics is the study of fluid, study of behavior of fluids, behavior of fluids at rest as well as in motion। ओके, चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, ये किस चीज़ का स्टडी होता है। तो दिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। अब यहाँ पर देखिए, तो इस पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग, ठीक है, इस पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स लिक्विड के बारे में सिर्फ बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग गैस के बारे में बात नहीं करेंगे। इसीलिए फ्लूइड मैकेनिक्स को मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी कहा जाता है। ओके, आप इसे मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी कह सकते हैं। ओके, और मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। ओके, ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। ओके, फर्स्ट पार्ट इज स्टैटिक्स पार्ट, सेकेंड पार्ट इज काइनेमैटिक्स एंड थर्ड पार्ट इज डायनामिक्स। तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज माय डियर फ्रेंड स्टैटिक्स, सेकेंड पार्ट इज काइनेमैटिक्स and third part is dynamics। ओके, तो अब यहां पर देखते हैं स्टैटिक्स पार्ट का क्या मतलब है, काइनेमैटिक्स पार्ट का क्या मतलब है एंड डायनामिक्स पार्ट का क्या मतलब है। ये इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अभी अभी आपने देखा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे फ्लूइड रेस्ट में हो या मोशन में हो। फ्लूइड आपका रेस्ट में भी हो सकता है
एंड मोशन में भी हो सकता है माय डियर। तो देखिए, जब फ्लूइड रेस्ट में हो और आप उसके बिहेवियर का स्टडी कर रहे हैं तो उस साइंस को हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं। आपको नाम से ही लग रहा है स्टैटिक्स में क्या होगा, फ्लूइड रेस्ट में होगा। ओके, सो स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड फ्लो, सॉरी फ्लूइड फ्लो नहीं बोलना है, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स, बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स when fluid is at rest, when fluid is at rest। ओके, तो ये हो गया आपका स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स में क्या होगा, फ्लूइड आपका रेस्ट में होगा। तो यहाँ पर फ्लूइड फ्लो नहीं बोलना है, फ्लूइड फ्लो का मतलब होता है मोशन। ठीक है, और यहाँ पर मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर फ्लूइड आपका रेस्ट में है। अब देखिए काइनेमैटिक्स पार्ट एंड डायनामिक्स पार्ट का क्या मतलब है। तो सोचिए, रेस्ट के बारे में हम लोगों ने तो पढ़ लिया, रेस्ट के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, जब मोशन में होगा, ठीक है, अब बच रहा है सिर्फ मोशन, दैट मीन्स काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स में आपका फ्लूइड क्या होगा, मोशन में होगा। इस दोनों साइंस में फ्लूइड मोशन में होता है और हम फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, ये चीज़ को समझना है माय डियर फ्रेंड। तो देखिए, काइनेमैटिक्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड मोशन में रहेगा, बट मोशन का बेसिक कॉज मीन्स फोर्स, हम लोग यहाँ पर फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। मोशन का जो बेसिक कॉज होता है फोर्स को हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। अब फोर्स को कंसिडर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर फोर्स प्रेजेंट नहीं है, फोर्स तो प्रेजेंट होगा ही। जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो वहाँ पर फोर्स तो हमें मिलेगा ही। अगर पाइप में फ्लो हो रहा है तो वहाँ प्रेशर फोर्स मिलेगा, विस्कस फोर्स मिलेगा हमें। ठीक है, अगर ओपन सरफेस फ्लो है तो वहाँ पर हमें ग्रेविटी फोर्स मिलेगा। ठीक है, तो फोर्स तो प्रेजेंट होगा ही हर एक फ्लूइड फ्लो में, बट हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर नहीं करेंगे का मतलब ये है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग उसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पर किस चीज़ का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग फ्लूइड फ्लो का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन देखेंगे। जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, और उसी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का हम लोग कंपोनेंट भी देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, एंड जेड डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि काइनेमैटिक्स पार्ट में फ्लूइड मोशन में होगा, बट हम लोग यहाँ पर फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स, when fluid is in motion, and forces are not considered। ये पॉइंट आपको बोलना पड़ेगा, and forces are not considered here। तो फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर काइनेमैटिक्स पार्ट में हमें किस चीज़ से मतलब रहेगा माय डियर फ्रेंड, काइनेमैटिक्स पार्ट में हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से मतलब रहेगा। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स इज टू बी फाउंड आउट,
हमें यही वहाँ पर निकालना रहता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ये था माय डियर काइनेमेटिक्स पार्ट। अब डायनामिक्स पार्ट में देखते हैं, डायनामिक्स पार्ट में क्या होगा माय डियर। तो यहाँ पर भी फ्लूइड आपका मोशन में होगा, बट यहाँ पर हम लोग फोर्स को कंसिडर करेंगे। मोशन का जो बेसिक काउज होता है, जैसे फोर्स ही क्या है, मोशन का बेसिक काउज, तो हम लोग यहाँ पर फोर्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। एंड जब फोर्स को कंसिडर करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमें वहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना होगा। अब फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ का क्या कहना है कि जो एक्टिव फोर्स होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। तो इसी न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग यहाँ पर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डायनामिक्स किस तरह का साइंस है। ये एक ऐसा साइंस है जिस साइंस में हम लोग फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करते हैं जब फ्लूइड मोशन में हो, एंड यहाँ पर हम लोग फोर्स को कंसिडर करते हैं। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको पॉइंट लिख दे रहा हूँ। डायनामिक्स इज द study of behavior of fluid okay, when fluid is in motion, and forces are considered। फोर्स को कंसिडर कर रहे हैं और उस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फोर्सेज आर कैलकुलेटेड with the help of NSL का क्या मतलब है, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फोर्स को न्यूटन सेकेंड लॉ के हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था माय डियर फ्लूइड मैकेनिक्स का ब्रांच, ठीक है, ब्रांच बोलेंगे आप, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स पार्ट, सेकेंड इज काइनेमेटिक्स पार्ट एंड थर्ड इज डायनामिक्स पार्ट। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर हम लोग अब इसके आगे मूव करेंगे, ठीक है। आपको बस ध्यान में रखना है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब गैस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे। इसीलिए फ्लूइड मैकेनिक्स को मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए ये तो इसका पार्ट्स हो गया, ब्रांच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे हम लोग अब मूव करते हैं। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। ये तो बस इंट्रोडक्शन पार्ट था कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर 1 जो कि आपका क्या है, इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हम लोग फ्लूइड के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जो भी फ्लूइड का इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होता है, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सभी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ने फ्लूइड मैकेनिक्स बता दिया, बट सर ने ये नहीं बताया कि फ्लूइड किसे कहते हैं, व्हाट इज़ फ्लूइड। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लूइड। चलिए समझते हैं इस चीज़ को कि आखिर किस सब्सटेंस को हम लोग फ्लूइड कहेंगे। ओके, उस सब्सटेंस के पास ऐसा क्या प्रॉपर्टी होगा जो हम उसे फ्लूइड कहेंगे। तो देखिए माय डियर,
कोई भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को हम लोग फ्लूइड कहेंगे यदि उस सब्सटेंस पर हमने शियर फोर्स अप्लाई किया और वो सब्सटेंस फ्लो करने लगे, उसके पास फ्लो करने का प्रॉपर्टी हो और वो फ्लो करने लगे, ठीक है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग फ्लूइड कहेंगे। फिर से सुन लीजिए, एनी सब्सटेंस विच हैज़ द प्रॉपर्टी टू फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, आपने उस पर शियर फोर्स अप्लाई किया और वो फ्लो करना शुरू कर दिया, देन दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्लूइड। ओके, चलिए हम लोग फिगर बना के देखेंगे। अभी पहले इसका डेफिनेशन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी जो होता है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के पास जो ये प्रॉपर्टी होता है कि शियर फोर्स जैसे ही उस पर एक्ट होगा तो वो फ्लो करने लगेगा, तो ये प्रॉपर्टी क्या देखा गया कि सिर्फ लिक्विड एंड गैस में पाया जाता है, ये प्रॉपर्टी सॉलिड में नहीं पाया जाता है। इसीलिए सॉलिड को इस कैटेगरी से हटा कर रखा गया है एंड लिक्विड एंड गैस को एक अलग कैटेगरी में रखा गया। उस कैटेगरी को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके पास फ्लो करने का प्रॉपर्टी हो अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, तो उन सभी सब्सटेंस को हम लोग फ्लूइड कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर क्या होगा किसी भी सब्सटेंस पर यदि हम लोगों ने शियर फोर्स अप्लाई कर दिया तो। आइए देखिए, मान लीजिए माय डियर फ्रेंड कि यहाँ पर कोई सरफेस है, दिस इज एनी सरफेस ओवर विच ए फ्लूइड इज फ्लोइंग। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई फ्लूइड यहाँ पर है, अभी फ्लो नहीं कर रहा है, अभी ये मान लीजिए फ्लूइड यहाँ पर रेस्ट में है, ये फ्लूइड अभी रेस्ट में है, ठीक है, सरफेस के ऊपर फ्लूइड रखा हुआ है। अब आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर एक शियर फोर्स अप्लाई कर दिया। इस पॉइंट पर मान लीजिए कि आपने शियर फोर्स अप्लाई कर दिया, SF मीन्स शियर फोर्स। तो शियर फोर्स के बारे में आप जानते ही होंगे, ऐसा फोर्स जो किसी क्रॉस सेक्शन के पैरेलल एक्ट करे। ओके, तो उस फोर्स को हम लोग शियर फोर्स कहेंगे। अगर क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल एक्ट करेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल लोड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल एक्ट कर रहा है, इसीलिए इसे हम शियर फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस चीज़ को आप थोड़ा सोचिए। जिस पॉइंट पर आपने शियर फोर्स अप्लाई किया है वहाँ पर हम लोग एक मॉलिक्यूल को कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल A है, तो इसका इस लेयर के एडजेसेंट लेयर, ये हुआ एडजेसेंट लेयर, तो इस एडजेसेंट लेयर में भी हम लोग एक एडजेसेंट मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इस लेयर में आपने एक दूसरा मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया। ये दूसरा मॉलिक्यूल हम लोग इसीलिए कंसिडर कर रहे हैं ताकि हम लोग इस A मॉलिक्यूल का डिफॉर्मेशन देख सकें, पोजीशन देख सकें विथ रिस्पेक्ट टू B मॉलिक्यूल। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में ये देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल का डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा, जब आपने A पॉइंट पर, A मॉलिक्यूल पर शियर फोर्स अप्लाई कर दिया है माय डियर, तो ये A मॉलिक्यूल तो आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा। तो आइए यहाँ पर देखिए, A मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में यहाँ था माय डियर फ्रेंड, एंड B मॉलिक्यूल आपका यहाँ पर है। ओके, B मॉलिक्यूल आपका यहाँ पर है। तो ये मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर A मॉलिक्यूल यहाँ पर था, बट आपने शियर फोर्स अप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा, A मॉलिक्यूल थोड़ा सा आगे मान लीजिए मूव कर जाएगा। मान लीजिए कि A मॉलिक्यूल अब इस पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, और ये टाइम मान लीजिए t1 टाइम पर यहाँ आ चुका है। तो कितना डिफॉर्मेशन हुआ B के रिस्पेक्ट में, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए B के रिस्पेक्ट में इतना डिफॉर्मेशन हुआ है। ओके, चलिए फिर देखिए, ये मॉलिक्यूल और आगे जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि ये मॉलिक्यूल यहीं पर रुक जाएगा। ओके, तो ये मॉलिक्यूल मान लीजिए फिर यहाँ पर आ चुका है।
ये टाइम t2, किसी टाइम में आप देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तो उस पॉइंट पर कितना डिफॉर्मेशन होगा? तो आप देख रहे हैं इतना डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन चेंज कर गया, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद क्या देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा और आगे चला गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा और आगे डिस्टेंस कवर कर गया और फिर ये यहाँ पर है। ये मान लीजिए t3 टाइम में ऐसा हुआ, तो उस टाइम डिफॉर्मेशन कितना होगा? तो डिफॉर्मेशन ये हो गया माय डियर। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा? तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा। ये मान लीजिए t4 टाइम पर आपने देखा, तो उस टाइम डिफॉर्मेशन कितना होगा? ये डिफॉर्मेशन हो रहा है माय डियर फ्रेंड। तो इसी तरह मॉलिक्यूल क्या होगा? आगे की तरफ मूव करता जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स डिफॉर्मेशन चेंज होते जाएगा। आपने किसी लिक्विड पर, आप किसी लिक्विड पर शियर फोर्स लगा दीजिए, तो क्या लिक्विड कुछ दूर आगे जाके रुक जाएगा? नहीं माय डियर, वो लिक्विड आगे की तरफ मूव करते जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जब आप देखेंगे तो मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा, फिर कुछ टाइम के बाद वो मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा, तो इस तरह उसका पोजीशन चेंज होगा। तो जब पोजीशन चेंज होगा दैट मीन्स आप एडजेसेंट मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में उसका डिफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका डिफॉर्मेशन लगातार होते जा रहा है, लगातार चेंज होते जा रहा है। डिफॉर्मेशन यहाँ पर फिक्स नहीं है, डिफॉर्मेशन यहाँ पर फिक्स नहीं है, ये लगातार चेंज हो रहा है। तो इस तरह के डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन मतलब लगातार डिफॉर्मेशन हो रहा है। और जब कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा तो उसी का क्या मतलब है? तो उसका मतलब है कि फ्लो वहाँ पर हो रहा है, फ्लो हो रहा है। मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पर आके अगर रुक जाता, ठीक है, तो डिफॉर्मेशन तो फिर फिक्स हो गया। यहाँ पर आके रुक जाता तो डिफॉर्मेशन तो ये वाला फिक्स हो गया, तो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन उसे नहीं कहेंगे। और जब कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो उसे फ्लो भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो रुक चुका है, आगे मूव नहीं कर रहा है। वो लगातार मूव करते रहना चाहिए, मतलब लगातार वहाँ पर डिफॉर्मेशन होते रहना चाहिए। ओके, तो जब ऐसा होगा तब हम लोग कहेंगे कि वहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो ये चीज़ आप किसके केस में देख रहे हैं? यहाँ हम लोगों ने लिक्विड एज्यूम किया था, तो लिक्विड के केस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन मिल रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है। इसीलिए लिक्विड को एक कैटेगरी में रखा गया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। और सेम यही प्रॉपर्टी गैस के पास भी होता है। गैस के केस में भी यही सेम चीज़ होगा। यदि वहाँ भी आप एक मॉलिक्यूल का डिफॉर्मेशन उसके एडजेसेंट मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन मिलेगा, और उसे हम क्या कहेंगे? कि फ्लो हो रहा है। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फिगर आप ड्रॉ किए हैं ये किस चीज़ का फिगर है माय डियर? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको। ये फिगर है माय डियर डिफॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल, विथ रिस्पेक्ट टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल। तो ये फिगर हम लोगों ने बनाया। और इस यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफॉर्मेशन फिक्स नहीं है। यहाँ पर डिफॉर्मेशन इज नॉट फिक्स्ड, डिफॉर्मेशन इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। डिफॉर्मेशन फिक्स नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है माय डियर फ्रेंड, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है, लगातार डिफॉर्मेशन होते जाएगा। और कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन का ही मतलब क्या है? इसे ही हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर फ्लो हो रहा है, लगातार डिफॉर्म कर रहा है, ठीक है। टाइम के साथ आप देख रहे हैं कि वहाँ पर डिफॉर्मेशन लगातार होते जा रहा है, दैट मीन्स फ्लो हो रहा है। तो ये चीज़ लिक्विड के साथ हो गया, सेम यही चीज़ आपका गैस के साथ भी होगा।
ओके, इसीलिए गैस को भी फ्लूइड कहा जाता है, लिक्विड एंड गैस को फ्लूइड कहा जाता है। बट यदि हम लोग सॉलिड के केस में देखना चाहें तो देखिए सॉलिड के केस में क्या होगा माय डियर फ्रेंड, ध्यान देंगे आप, ठीक है। अगर आप सॉलिड के केस में देखेंगे तो आइए देखते हैं, एक सरफेस लेते हैं और इस सरफेस पर आपका सॉलिड प्लेस किया गया है, ये आपका सॉलिड है, ओके, और ये सॉलिड का क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, सॉरी दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ सॉलिड, एंड ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड, ये वाला आपका क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन है, ओके। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब शियर फोर्स अप्लाई करके देखेंगे। आइए, तो शियर फोर्स क्या होता है, क्रॉस सेक्शन के जो पैरेलल एक्ट करे, सो दिस इज द शियर फोर्स। जब आप यहां पर शियर फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या होगा, तो आप जानते हैं माय डियर, इसका शेप चेंज हो जाएगा, इसका शेप माय डियर फ्रेंड चेंज हो जाएगा और इसका शेप इस तरह का हो जाएगा, इस तरीके का शेप हो जाएगा। अब आपका सॉलिड ये है, दिस इज योर सॉलिड, ठीक है। जब आप शियर फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, ये डिफॉर्मेशन हुआ है माय डियर। तो क्या ये डिफॉर्मेशन फिक्स है या फिक्स नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड आप क्या बोलेंगे कि सर यहां पर तो डिफॉर्मेशन फिक्स है, यहां पर तो हमें लगातार डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, आपने शियर फोर्स अप्लाई किया और इतना डिफॉर्म हो गया, तो ये जब अपना लिमिट पे पहुंच जाएगा उसके बाद डिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ओके। जब लिमिट पहुंच जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद डिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर डिफॉर्मेशन फिक्स है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हमें यहाँ नहीं मिलेगा, लगातार डिफॉर्मेशन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। और जब लगातार डिफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, इसका क्या मतलब है कि फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो सॉलिड के केस में फ्लो नहीं होता है जब हम लोग शियर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए सॉलिड को फ्लूइड नहीं कहा जाता है। तो फ्लूइड में सिर्फ दो ही आपका मैटर आएगा, एक आपका लिक्विड एंड एक गैस होगा, ओके। चलिए, तो यहां पर मैं आपको पॉइंट लिख दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड, हियर डिफॉर्मेशन इज फिक्स्ड, डिफॉर्मेशन इज फिक्स्ड, नो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, नो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। और जब कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन ही नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर कोई भी फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो, नो फ्लो। इसीलिए सॉलिड को हम लोग इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं, लिक्विड एंड गैस को एक डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं जिसे फ्लूइड कहा जाता है, ओके। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर आपको इस फ्लूइड का डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लूइड का डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे, ए सब्सटेंस इज said to be fluid, if it has property to flow under the action of shear forces और टेंजेंशियल फोर्सेज। शियर फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं माय डियर, टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्सेज, ओके। यही इसका डेफिनेशन हो गया। ए सब्सटेंस इज सेड टू बी फ्लूइड इफ इट हैज प्रॉपर्टी टू फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्सेज और टेंजेंशियल फोर्सेज, एंड दिस property is only found
in liquid and gas, liquid and gas, hence liquid and gas, liquid and gas are kept in a different category, in a different category known as fluid, known as fluid. ओके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड एंड गैस को फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी सॉलिड के केस में नहीं मिल पाता है, इसीलिए सॉलिड को हम लोग फ्लूइड नहीं कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, आपने देखा अभी, ठीक है, कि फ्लूइड स्टार्टिंग में रेस्ट में था और फिर आपने वहाँ पर शियर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो फ्लूइड में क्या हुआ, फ्लूइड में कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होने लगा, लिक्विड में कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होने लगा। अब याद कीजिए, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि यदि किसी मटेरियल पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और यदि वो फोर्स इलास्टिक लिमिट के अंदर है, अगर वो फोर्स इलास्टिक लिमिट के अंदर है, ठीक है, तब क्या होगा, आप इस फोर्स को जब रिमूव करेंगे तो ये बॉडी अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा। उसके पास ये प्रॉपर्टी होता है कि वो क्या करेगा, अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। लेकिन कब, जब आपका शियर फोर्स इलास्टिक लिमिट में होगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर यहाँ पर देखा जाए फ्लूइड के केस में, लिक्विड एंड गैस के केस में, शियर फोर्स हमने अप्लाई किया तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन हुआ, ए मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक आ गया मान लीजिए। अब आप क्या कीजिए, शियर फोर्स को वहाँ से हटा दीजिए, आप शियर फोर्स लगाना छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जब शियर फोर्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो क्या ये मॉलिक्यूल अपना ओरिजिनल पोजीशन पर आ पाएगा? नहीं माय डियर। लिक्विड एंड गैस के केस में, फ्लूइड के केस में, यदि आप शियर फोर्स को रिमूव भी करते हैं तो मॉलिक्यूल अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं कर पाएगा। बट सॉलिड के केस में ये प्रॉपर्टी पाया जाता है कि यदि शियर फोर्स इलास्टिक लिमिट में है, तब आप यदि इसको रिमूव करते हैं तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं माय डियर फ्रेंड। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट लिख दे रहा हूँ कि जब शियर फोर्स को रिमूव करेंगे तो क्या होगा सॉलिड एंड फ्लूइड के केस में। आइए देखते हैं अब यहाँ पर। तो मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पर हम लोग नोट करके पॉइंट लिखते हैं। नोट if shear force is removed, then the fluid molecules do not regain its original position, ओके, ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ पर फ्लूइड लिख दिया है मैंने, तो आप समझ जाएंगे दैट मीन्स लिक्विड एंड गैस के बारे में बात हो रहा है। लिक्विड एंड गैस के केस में यदि हम लोग शियर फोर्स को रिमूव करेंगे तो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन रिगेन नहीं कर पाएगा। बट इन केस ऑफ सॉलिड्स if shear force is within elastic limit,
is within elastic limit and with the removal of shear force, body will regain its original position. ओके, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस इज द नोट 1, ये फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो नोट में सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इस तीनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए, अभी अभी आपने पढ़ा मैटर में आपका क्या आएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहां पर आपने देखा कि लिक्विड एंड गैस को एक डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है एंड लिक्विड एंड गैस को हम लोग फ्लूइड कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड। तो अब यहां पर तीनों के मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और ये चीज़ आपको आता होगा, आप पढ़ चुके हैं ये सभी चीज़। सॉलिड के केस में क्या होता है माय डियर, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर नेग्लिजिबल होता है। एक मॉलिक्यूल के बगल में दूसरा मॉलिक्यूल, उसके बगल में तीसरा मॉलिक्यूल, दैट मीन्स वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसका मतलब है कि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। नज़दीक में है ना जी, एक मॉलिक्यूल के बगल में दूसरा मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे ज़्यादा काम कर रहा होगा। इसीलिए इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वैल्यू के कारण, जो कि सबसे ज़्यादा है, इसी वैल्यूज़ के कारण सॉलिड का एक डेफिनिट शेप होता है। माय डियर। लेकिन अगर लिक्विड के बारे में बात किया जाए तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, यानी लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको डिस्टेंस रहेगा, मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल से थोड़ा हटके दूसरा मॉलिक्यूल होगा, वहाँ पर कुछ डिस्टेंस आएगा। तो जब डिस्टेंस आ गया, मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड के कंपैरिजन में यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। और यही रीज़न है माय डियर कि लिक्विड का डेफिनिट शेप नहीं होता है। फिर आइए गैस के केस में। तो गैस के केस में भी क्या होगा, तो गैस का जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस गैस के लिए सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, गैस के केस में। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, गैस का कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको पता होगा। ठीक है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया। ओके, चलिए, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब याद कीजिए मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि फ्लूइड हमारा रेस्ट में है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर शियर फोर्स अप्लाई कर दिया।